चलो देखिए जीव, इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जीव वह होता है जो क्या, देखिए सबसे पहले चीज क्या होता है, जीव वह होता है जिसमें क्या होता है, जीवन होता है। सबसे आसान है ना, जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है। ये कक्षा 11 का है भाई, पहला चैप्टर, ठीक है। एक बार देख लेना, उसके बाद फिर दोबारा जब आपका मन करे तो आप पढ़िएगा। रिवाइजन तो आपको करना कंपलसरी है। तो जीव वह होता है जिसमें क्या होता है, जीवन होता है। जीव वह होता है जिसमें जीवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। आपसे अब बात आती है जीव के लक्षण की, कि कैसे किसी को हम पहचाने कि जीव है ना। जैसे वैसे वस्तुएं दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव में आप भेद कैसे करते हैं? तो सजीव वह होता है भाई, सबसे पहला अंतर क्या होता है, श्वसन। क्या होता है, श्वसन। जीव जो होगा वो क्या करेगा, श्वसन तो जाहिर सी बात करने वाला है ना। जीव वह होता है जो क्या करता है, श्वसन करता है। पहला लक्षण, जीव का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, श्वसन। अब श्वसन किसे कहते हैं, है ना। तो वायुमंडल से आपको मालूम है प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए प्राण वायु का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन। कौन सी, ऑक्सीजन। हम पेड़ के बारे में बात कर ले, पेड़ भी क्या करते हैं, आपको बताया जाता है ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वो भी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जीव के लिए प्राण वायु का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। तो श्वसन, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना। ऐसा तो होता नहीं कि हम केवल कहते हैं केवल ऑक्सीजन को आने दीजिए बाकी कोई नहीं आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, वायुमंडल से सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, जिसमें कि 78% क्या है, 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है भाई, ऑक्सीजन है। बाकी जो अन्य है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बाकी सभी गैसें अन्य में आती हैं, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं, 8 1 9 और 7 2 9, है ना। कितना हो गया, 99%। बाकी जो बचा वो क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा से डेवलप हो रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगा। हम लोग इतनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। विकास का मतलब समझ रहे हो, हमारे यहाँ क्या होता है भाई, अरे अगर गाड़ी आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, ठीक है, बहुत जोरों का धुआं दे रही है, और आप क्या बनवा लेते हैं, आपकी फाइन हो जाती है, आपको फाइन मार दी जाती है ना। आपको फाइन मार दी जाएगी तो आपकी गाड़ी उसके बाद जैसे ही फाइन मारेंगे वो क्या देने लगेगी, ऑक्सीजन देने लगेगी। ये हमारे देश के रूल है कि नहीं। आप क्या करते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एक्सीडेंट करिए, कोई दिक्कत ना है ना। नहीं भाई, आप बचा के चलिए। और ये रूल तो तुरंत ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है ना, या किसी की कोई हेलमेट नहीं लिया है, तो क्या किया जाता है, 500 फाइन मारेंगे, है ना। बेआइबा कुछ होते हैं, फाइन मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपकी गाड़ी धुआं प्रदूषण, है ना, प्रदूषण कर रही, तो क्या 500 से प्रदूषण को हम मैनेज कर लेंगे, नहीं कर में। हमें तुरंत या तो उस गाड़ी को सीज कर देना चाहिए पहली चीज, या तो उस गाड़ी को रोड पे चलने बंद कर दो, बैन कर दो। इसको देखेंगे तो उसको जेल डाल दो सीधे, है ना। और दूसरा पॉइंट, ये वाला सिस्टम पहले खत्म करिए कि 500 का फाइन आप मार देंगे तो क्या वो गाड़ी धुआं देने लगेगी, ऑक्सीजन देने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस गाड़ियों को बंद करवा दो। आप रोड पे चलिए, देखिए कुछ रंगीन रंगीन कलर के मारते हैं एकदम, है ना, अच्छा खासा आपका चेहरा वाट लगा के रख देंगे। फिलहाल तो पहला लक्षण जीव का क्या है, पहला लक्षण है भाई श्वसन। क्या है, श्वसन। तो वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना। आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको मास्क तो कंपलसरी लगाना भाई। अभी आप कोरोना की वजह से लगा रहे हो, लेकिन आगे आप प्रदूषण की वजह से लगाएंगे, समझ रहे हैं। हाँ, अरे बीच में आया था ना भाई, आप तो करंट अफेयर पता नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़ते, कि दिल्ली में जितना 2 सिगरेट पीने के बाद, है ना, जितना 2 सिगरेट पीने के बाद आपका लंग्स, आपका फेफड़ा, ठीक है, डैमेज होता है, उससे कहीं ज़्यादा केवल दिल्ली में सांस लेने से हो रहे थे। समझ रहे हो। हाँ, ये चीज़ है। तो प्रदूषण यहाँ भी होने वाला है। इसके सबसे ज़्यादा जानते हैं, वायुमंडल को सबसे ज़्यादा दूषित अगर कोई जीव करता है तो वो हम ही हैं। हम वायुमंडल को बचा भी सकते हैं, तो उखाड़ तो हम रहे, बचा तो शायद रहे। कौन पेड़ इसमें लगा के बैठा है बताइए। अब काटने में पूछो तो राह चलते काटो, हम उखाड़ के फेंक ही देते हैं, है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण, देखिए एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को आप बचाइए। ऐसा नहीं सभी जीव गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम ही गायब होने वाले, सभी गायब हो जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण से ही हम हैं। जो आपका पेड़ है वो क्या काम करता है, वो एक कन्वर्टर के रूप में काम करता है भाई, करता है ना। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो आपके द्वारा छोड़ी गई CO2 को O2 में कौन बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन कौन बनाएगा, है ना। तो जब ना रहेंगे पेड़ तो हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए वैसे। चलिए फिलहाल हमें श्वसन समझना है। तो वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यह जीवों का एक प्रमुख लक्षण है, ये जीवों का एक क्या है, प्रमुख लक्षण। दूसरे लक्षण की बात हम कर लें तो होता क्या है, भोजन। क्या होता है, ठीक है, भोजन। भोजन क्या होता है आप समझेंगे कि भोजन किसे कहते हैं। तो वह भोज्य पदार्थ, वह भोज्य पदार्थ। अब पहले समझ लेंगे कि भोज्य पदार्थ क्या होता है। वह पदार्थ जिसे हम खाते हैं, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, वो क्या होता है, भोज्य पदार्थ। आपका चिप्स भी क्या है, भोज्य पदार्थ है ना। चाइना में कुल उबाल देते हैं, समझ लो क्या क्या उबाल देते हैं, वो क्या है भाई, आपके लिए भोज्य पदार्थ नहीं है लेकिन वो भोज्य पदार्थ है। समझ गए ना क्या क्या, गुड। कोरोना तो वह लेके आए हैं। चलिए ठीक है। तो वह भोज्य पदार्थ जिसे हम खा सके, है ना, उसे क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसे हम खा सके उसे क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा या भोजन की बात हम कर ले तो भोजन वह होता है, वह भोज्य पदार्थ जिसे हम किसके लिए खाते हैं, ऊर्जा के लिए खाते हैं। वह भोज्य पदार्थ जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम करते हैं। तीसरे पॉइंट, वृद्धि। ये भी जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। अब देखिए आधे लोग को नहीं मालूम है आपको वृद्धि किसे कहते हैं ना। तो वृद्धि क्या है, एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, जटिल जैविक प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि जटिल जैविक प्रक्रिया क्या है ना। आपके घर कोई छोटा बच्चा जब पैदा होता है, आप उसको बचपन से देखते चले आते हो, देखते चले आते हो, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि किस दिन वो बड़ा हुआ। बता लेते हैं, आप दिन भर गुलाब के सामने बैठ जाइए, ठीक है, एकदम टकटकी लगा के बैठे रहिए और आप नहीं बता पाएंगे कभी बड़ा हो रहा है कि हाँ चलो देखो बड़ा हो गया, देखो हो रहा है। ऐसा कत्ते ही नहीं बता पाए। ये इतने धीरे प्रक्रिया होती है। जटिल का मतलब क्या, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जटिल, समझ रहे हैं, मतलब इतनी धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है जटिल जैविक प्रक्रिया। ये एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जो बहुत धीरे धीरे होती है। आप नहीं बता पाएंगे कि किस दिन बाबू बड़ा हुआ, किस दिन गुलाब खिल गया, किस दिन मैंने जो पेड़ लगाया वो बड़ा हो गया, नहीं बता पाते। अरे भाई दूसरा देख लो, आप अपने नाखून आपका बढ़ता है, काट के आते हो ना। आधे लोग तो रखे होंगे बहन, लहसुन छीलने के लिए रखे भैया, ठीक है, हो गया, आ गया। चौथे की बात कर लेते हैं हम, जनन की बात करते हैं। जनन, तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीवों को जन्म देना, प्रत्येक जीव का अपने समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। समझ लीजिए, अगर जनन नहीं होता तो हम और आप भी नहीं होते। हम और आप क्या, पृथ्वी पर कोई जीव ही नहीं होता। जनन दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। फिलहाल हमें लैंगिक अलैंगिक नहीं समझना, हमें समझना है जनन क्या है। तो अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब बात आती है कि प्रत्येक जीव जनन क्यों करता है। तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। मतलब प्रत्येक जीव चाहता है भाई कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, है ना, उसकी जाति विलुप्त ना हो, गायब ना हो जाए, वरना सुनाई जाएगी कहानियाँ कि मनुष्य हुआ करते थे, है ना, है कि नहीं। अच्छा चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ जाता तो क्या होता। कभी मैंने आपको बताया था, अगर आग लग जाएगी, वाह गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन से आग लगती है,
बग महापुरुष, वो क्या करती है, उसे जलाने में मदद करती है, वो आग थोड़ी लगाती। हाँ, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति की आप आग नहीं लगा सकते, ये ठीक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता तो क्या होता? अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ गया तो सबसे पहले हमारी उम्र बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अगर हम 70 साल जी रहे हैं तो हम कितना जिएंगे? समझ रहे हो? मजा आ जाती ना। लेकिन आगे चलिए, यही नहीं होने वाला। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे क्या, चूहा, टिड्डा, भाई सब पे ना। तो अभी तो आप अपने बच्चे को बिल्ली से बचाते हो कि बाबू को बिल्ली ना उठा के ले जाए, आगे पता चले कि बाबू को चूहा उठा के ले भाग गया, फिर क्या होगा? जैसे भी बताओ, बिल की खुदवाई करो, बाबू यहाँ अंदर मत। जब तक आप उसको बिल की खुदवाई करवाएंगे तब तक बिरयानी बन चुकी होती। समझ रहे हैं? क्योंकि वो जीव भी क्या होंगे? बड़े होंगे। समझ रहे हो? भंडारा हो जाएगा बाबू का, 5 मिनट नहीं लगेगा। जब तक तुम जाओगे उतने बड़े बड़े चूहे घुस जाएंगे लेके। अब वहाँ इंतजार तो कर ही रहे उसके बच्चे के पापा कुछ लेके ही करेंगे, तो पापा लेके गए। ठीक है, चलिए, जनन समझ में आ गया। तो ये क्या हमने पढ़ा? ये जीवों का लक्षण, जीव है ना। अब ये जीव के बारे में समाप्त हो गया। अब बात करते हैं जैव विविधता। ठीक है, अब यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, कक्षा 11। जैव विविधता, जैव मतलब जीव, विविधता मतलब अनेकता। आप देखते हैं ना कि आपके अगल बगल, इसी कमरे की बात कर ले तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से, सब लोग मानव हो, है ना, लेकिन हर आदमी के अंदर, हर, आप एक दूसरे को देख लो, ध्यान से देखो, देख लिए, गुड, वेरी गुड। आप एक दूसरे से क्या हो? अलग हो। अलग है ना, किसी ना किसी गुण में। कोई महापुरुष पढ़ने में बहुत तेज है ना, तो कोई गाली देने में पीएचडी करके बैठा हुआ है ना। किसी को डांस आता है तो किसी को गाना आता है, किसी का रंग सांवला है, कोई गोरा है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा तो कोई बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डिजियन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही काला है ना। तो वो क्या है? प्रत्येक जीव को प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है, किसी ना किसी गुण में। चाहे वो रहन सहन में, चाहे स्वभाव में। मान लेते हैं आपकी शक्ल एक जैसी, तो आपका स्वभाव अलग हो सकता है ना। आपका स्वभाव चलो सही, तो आप खाते कुछ अलग होंगे। पता चला भाई एक तो शाकाहारी है, एक तो मांसाहारी है। हालांकि मनुष्य को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी में आता है ना। चले, बात करते हैं कि प्रत्येक जीव, वायुमंडल में पाया जाने वाला प्रत्येक जीव एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। और जीवों में पाई जाने वाली यही विविधता, यही अनेकता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। कोई दिक्कत? चले, अब बात करते हैं नाम पद्धति की। जैसे नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लेते हैं अगर नाम पद्धति ना होती, और अगर कुत्ता का नाम हाथी होता और हाथी का नाम कुत्ता होता, तो कुत्ते को क्या बुलाते? है ना। नाम पद्धति, किसी जीव, अगर इस क्लास में सबका एक ही नाम होता, एक को बुलाया जाता, कुल दौड़े भागे चले जाते, है ना। नाम पद्धति क्यों बनाई? तो किसी जीव की पहचान के लिए नाम पद्धति को बनाया गया। जैसे अभी कह दिया जाए भाई, अभी कोई दौड़ता बाहर से चला के आए, बताए भाई शेर आ गया, शेर आ गया, तो फटाक से कुछ भाग के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर क्या है? शेर हमारा क्या कर सकता है? भक्षण कर सकता है, वो हमें खा सकता है, पार्टी बना सकता है। इसका मतलब तो कुछ ज्यादा मशहूर है ना। क्या करेगा? कर लेगा, भंडारा कर लेगा, उसका काम हो जाने वाला है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम पद्धति। नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहचानने के लिए, पहचान के लिए नाम की जरूरत पड़ी। अगर आप अभी आपसे पूछ दिया जाए कि रविंदर सर कौन है, तो कैसे पहचानोगे? नाम ना बता तो वाले सर कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे आप? बता लेंगे वो वाले सर कहाँ गए भाई, जो वो पढ़ाते हैं। तो कौन पढ़ाते? बहुत सर है ना। अगर नाम बता दिया जाए आप तुरंत बता देंगे। तो नाम किसके लिए बनती है? पहचान के लिए ना। तो नाम पद्धति क्यों बनाई गई थी? ताकि प्रकृति में पाए जाने वाले या हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को हम आसानी से क्या कर सके? पहचान सके, जिसके लिए नाम पद्धति बनाई गई, ताकि हम प्रत्येक किसी भी जीव के बारे में आसानी से बता दिया। जैसे मैं बता दूं भाई देखो कुत्ता जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे हाँ कुत्ता जा रहा है ना, तुरंत जान जाएंगे। मैं कहूँगा देखो वो जा रहा है, तो आप सोचेंगे वो क्या होता है ना। तो कुत्ता कहने से तुरंत। अब इसके बाद अलग अलग जीवों को, अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। दो नाम पद्धति है ना, दो नाम पद्धति। प्रत्येक जीव के दो नाम बनाए गए। पहले क्या होता था कि हर जीव के अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे हम कहते हैं भैया गौरैया है, आप ब्रिटेन में चले जाएंगे कहेंगे हाउस स्पैरो है ना। तो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ क्या आते हैं टूरिस्ट अगर आएंगे, अब हमसे पूछ रहे भाई गौरैया के बारे में बताओ, हाँ, तो हम पूरा बताते चले गए, गौरैया ये है, गौरैया ये है, गौरैया एक चिड़िया है
है ना, एक छोटी सी चिड़िया देखने में अच्छी लगती है, घरों में रहती है ना, फलाना ठिकाना कुल उसके बारे में बता देंगे। तो बता देंगे तो फिर लास्ट में पूछेगा भाई कि गौरैया क्या है, मतलब आप पूरा बता दिए तब वो गौरैया नहीं उसको मालूम है, तो क्या किया गया। ये असुविधा होती है ना, आप पूरी जिस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हो अभी उसे उस चीज़ के बारे में ही नहीं मालूम है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने कहा भाई कि कुछ ऐसा नाम बनाया जाए कि जो पूरे विश्व में एक ही नाम से उस जीव को जाना जाए। जैसे मेरा नाम रविंद्र, अगर मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, वही होगा। मैं दूसरे देश में चला जाऊंगा मेरा नाम वही होगा, है ना। कहीं जाऊंगा तो ये क्या है, ये नाम है। नाम क्यों रखा जाता है, ताकि आपकी पहचान आसानी से की जा सके। लेकिन अलग अलग जीवों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाए। जैसे तोता और गाँव में सुग्गा है ना, कुत्ता गांव में कुकुर है ना, मतलब क्या है कि नहीं, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बना दी भाई, द्विनाम पद्धति। अब देखिए द्विनाम पद्धति दो चीजों से मिलकर बनाया गया। किन चीजों से भाई, ये समझ में आ गया। चलिए, द्विनाम पद्धति को दो चीजों से मिलकर दो लक्षणों के आधार पे बना दिया गया भाई कि चलो यही जो जिसमें होगा वही उसका द्विनाम पद्धति है। अब समझेंगे कैसा। इसमें दो चीजें हैं। पहला होता है उसके वंश का नाम और दूसरा होता है उसके जाति का नाम। प्रत्येक जीव के दो नाम बनाए गए, पहला उसके वंश का और दूसरा उसके जाति का, और इन दोनों को मिलाने से जो बना उसे कहा गया वैज्ञानिक नाम। क्या कहा गया भाई, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रत्येक जीव के हम दो नाम बना देते हैं, पहला उसके वंश का बना देते हैं और दूसरा उसके जाति का, और जब दोनों को मिला के बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा, उसका वैज्ञानिक नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका वैज्ञानिक नाम बन जाएगा। तो कहा चलो भाई ठीक है, जब बना दिया गया। अब जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। अब होमो क्या है, इसके वंश का नाम है, मनुष्य के वंश का नाम क्या है, होमो, ठीक है। और इसके जाति का नाम क्या है भाई, सैपियंस। उसके जाति का नाम सैपियंस। तो प्रत्येक जीव के कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, पहला उसके वंश का और दूसरा उसकी जाति का। अब इससे क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा भाई कि मनुष्य के बारे में जानते हो, तो आप आराम से बताएंगे कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का नाम होमो सैपियंस। तो आप उसको बताने के लिए आप उसको बार बार होमो सैपियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि होमो सैपियंस क्या है, एक प्राणी है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल सकता है, ये पर्यावरण को बचा भी सकता है तो उजाड़ भी सकता है ना। आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। कब व्याख्या कर सकते हैं, जब आप उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं त्रिनाम पद्धति की। अगर आप द्विनाम जान गए, नाम पद्धति जान, त्रिनाम पद्धति बहुत आसान है भाई। किसी जीव के दो नाम होते ही हैं, कौन कौन से होते हैं, वंश का नाम और जाति का नाम, और तीसरा नाम इसका क्या होता है, लोकल वाला नाम, जो उसे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विशेष क्षेत्र में किसी जीव को अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर चलो हम इस कर ही लेते हैं, त्रिनाम पद्धति का हम कर ही लेते हैं एक, है ना, त्रिनाम। तो जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, राणा टिग्रीना होता है। अब दो नाम इसका हो गया, पहला इसके वंश का और दूसरा इसके जाति का। और गांव में हम इसको क्या बुलाते हैं, मेढक कौन कहता है ना, हम क्या कहते हैं, मेघा कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या है, त्रिनाम पद्धति हो गया। किसी जीव के दो नाम होते हैं, पहला उसके वंश का और दूसरा उसके जाति का। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक और पद्धति बनाई जिसे क्या कहा गया, त्रिनाम पद्धति। तो किसी जीव को उस क्षेत्र विशेष में जिस नाम से बुलाया जाता है वो भी उसका एक क्या है, नाम है, ठीक है। जैसे भैंस की बात कर ले तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुबालस बुबालिस। क्या होता है, बुबालस बुबालिस। और उसे लोकल एरिया में हम लोग भैंस तो नहीं कहते हैं, हम भैंस कहते हैं, है ना। हम भैंस नहीं कहते, भैंस, तो वो उसका क्या हुआ, लोकल नाम। तो त्रिनाम पद्धति में इस लोकल, किसी क्षेत्र विशेष में बुलाए जाने वाले नाम को भी जोड़ दिया गया। मतलब किसी जीव का जो वंश का नाम है उसका नाम तो है, जो जाति का नाम है वो है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में उसे किस नाम से बुलाया जाता है वो भी उसी का नाम। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब
आगे बात करते हैं हर्बेरियम। क्या करते हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है? हर्बेरियम में किया क्या जाता है कि अलग अलग जैसे एक तरह से समझिए कि ये प्रेक्षण प्रयोग के लिए बनाया जाता है ना। जैसे आप इस वैसे समझो, गांव की भाषा में समझ लो, गांव की भाषा में नहीं आपकी भाषा में, आप मॉडल हो कुछ ज़्यादा ही आप लोग ना, पार्क समझ रहे हो है ना, ये वनस्पति उद्यान अभी आपको आएगा। तो हर्बेरियम में क्या किया जाता है? एक विशेष क्षेत्र में अलग अलग पौधों को उगाया जाता है। एक विशेष क्षेत्र में अलग अलग पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। और जब आप वहाँ घूमने जाते हैं तो उसके प्रत्येक भाग पर, जैसे मान लेते हैं एक पौधा उगा दिया गया, ठीक है, अब उगा दिया गया, अब ये क्या है? पत्ती है। ये क्या है? पत्ती है। तो यहाँ टैग लगा होगा किसका? कि ये पत्ती हो गई, ये क्या हो गया? तना हो गया, ठीक है। अगर यहाँ फूल होगा तो पत्ती, उसके बगल में टैग लगा होगा कि ये क्या है? फूल है। तो इसी को कहा जाता है हर्बेरियम। किसी विशेष क्षेत्र में किसी पौधे को उगाया जाता है और फिर क्या किया जाता है? उसके प्रत्येक भाग पर उसका नाम लिखकर चिपका दिया जाता है। और आप जब जाएंगे उसे देखेंगे कि ये किस चीज़ का पेड़ है, उसका भी टैग लगा होगा बगल में कि ये इस चीज़ का पेड़ है। जैसे आप गुलाब देखने गए तो बगल में गुलाब लिखा होगा, उसका फूल ये है, ये पत्ती है, ये कांटे हैं, ये तना है ना। समझ रहे बात को? समझ की बात? आगे हम बात करते हैं संग्रहालय की, म्यूजियम की। मेरी घंटी इसमें है, इसमें तुम लोग जाओ, मैच है ना, ठीक है। अब देखिए संग्रहालय, इसमें क्या किया जाता है? म्यूजियम। म्यूजियम से आप समझ जाएंगे कि ये प्रत्येक विद्यालय में, ठीक है, कॉलेज में बनाया जाता है, जिसका प्रमुख चल रहा है, चलिए, है ना। देखिए संग्रहालय क्या किया जाता है इसमें, ये अब तो कॉलेजों में भी बनाए जाते हैं, स्कूलों में भी बनवाए जाते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? कि जैसे कोई कीट हुआ, क्या हुआ? कीट हुए, है ना, जैसे टिड्डा हुआ, छोटे छोटे कीट, केकड़ा, है ना, घोंघा, सीपी, क्या किया जाता है? इन्हें इकट्ठा किया जाता है और मारने के बाद इनके ऊपर क्या लगाया जाता है? जैसे आपने यहाँ पढ़ा था अभी ना, हर्बेरियम में क्या किया जाता था? किसी पौधे के ऊपर टैग लगवाया जाता था। वैसे संग्रहालय में क्या किया जाता है? उनके ऊपर उन जीवों को मारने के बाद डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और टैग लगा दिया जाता है कि ये फला जीव है, जैसे ये पाइला है ना, है कि नहीं, ये सीपी है, टैग लगा दिया जाता है ताकि ये पढ़ने में, बच्चों को समझने में क्या हो? आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वनस्पति उद्यान की। ये प्रयोग के लिए, मैंने आपको बताया था ना, पार्क मैंने लिखा था, ये प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। अलग अलग जाति के पौधों का क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है ताकि आप आसानी से उन जीवों की जानकारी को प्राप्त कर सके। जैसे मान लेते हैं कि किसी जीव के बारे में आपको जानना है तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? बॉटेनिकल जू, है ना, कहाँ पहुँच जाएंगे? वनस्पति उद्यान। और आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप शोध कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो सभी जानते हैं, इससे सभी लोग वाकिफ हैं, है ना। तो चिड़ियाघर क्या किया जाता है? चिड़ियाघर में सभी जीवों को क्या किया जाता है? रखा जाता है, बड़े बड़े जीव, छोटे छोटे जीव, और कोशिश की जाती है कि जिस आवास में वो रहते हैं उन्हें वो आवास प्रदान किया जाए। और क्यों चिड़ियाघर का बनाने का उद्देश्य क्या था? ताकि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके भाई? हर जीव को हम, अब जैसे हमें वैसे शेर को देखने जाना तो जंगल में जाना है, पता चला जब तक शेर मिला नहीं तब तक सर पर काट लिया, है कि नहीं। और इधर शेर से मुलाकात करने का, इधर सियार दौड़ा भगा लिया, है कि नहीं। तो क्या किया जाता है? एक विशेष स्थान बनाया गया जिसे क्या कहा गया? चिड़ियाघर। वहाँ पे प्रत्येक जीवों को रखा गया और आपको जानकारी के लिए उसे वैसा ही आवास दिया जाता है, उसे वैसा आवास प्रदान किया जाता है ताकि उसे ये एहसास ना हो भाई बहुत बड़े बड़े जू हैं, काजीरंगा, है ना। क्या किया जाता है? क्यों खोला गया? उनका खोलने का उद्देश्य यही था कि उन्हें आवास भी दे दिया जाए। अभी हमारे भारत में हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है, जिसकी जनसंख्या अभी कितनी बची हुई है? 4000। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो अगर चिड़ियाघर नहीं होता तो ये भी गायब हो जाते, क्योंकि इनका शिकार कर लिया जाता है, इनकी तस्करी की जाती है ना। आपने सुना है ना कि इसके चमड़े को, है ना, इसके चमड़े की तस्करी की जाती है। तो ये क्या है? इसीलिए चिड़ियाघर बनाया गया, उसे जो जरूरी, मतलब जो उसके जिंदा रहने के लिए जो उपयोगी वातावरण है वो उसे प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से वो उसका अस्तित्व आज तक बना हुआ है, वरना ये भी बाघ गायब हो जाते, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुंजी और चाबी की।
तो कुंजी चाबी क्या होता है कि प्रत्येक जीव को उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग करना क्या कहलाता है। इसका प्रमुख उपयोग कुंजी इसीलिए बनाई गई कि प्रत्येक जीव को उसकी समानता और असमानता के आधार पे क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। समझ में आ गया इतना। चलिए आगे आपका बचा हुआ है वर्ग की संवर्ग, ठीक है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।